7th मॉड्यूल ऑफ मिसलेनियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7th मॉड्यूल को। तो आज का टॉपिक, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। सो हैज द 7th मॉड्यूल ऑफ मिसलेनियस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7th मॉड्यूल को। तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विद डेयरिंग बिहार। देखिए, हम नाबार्ड नॉर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं, नाबार्ड की गाइडलाइंस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया दैट मिसलेनियस इज ऑल अबाउट नाबार्ड्स नॉर्म। तो नाबार्ड नॉर्म में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विद डेयरिंग इन बिहार। देखिए, यहाँ पे है बिहार लिखा हुआ, तो ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन बिहार के पर्सपेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और बिहार वहाँ पे मेंशन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है नाबार्ड के नॉर्म फॉलो किए जाते हैं, नाबार्ड की गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं। तो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विद डेयरिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पैरामीटर्स या कोई पॉइंट पूछा जाए तो भी जो है इसमें से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होगी। तो क्वेश्चन को डिफिकल्ट और क्वेश्चन का लेवल जो है चेंज करने के लिए वहाँ पे स्टेट और स्टेट मेंशन नहीं भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विद डेयरिंग होता क्या है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिंग एंड कंबाइनिंग टू डिफरेंट सिस्टम इन सेम लैंड ऑन द सेम एरिया। यहाँ पे फिश फार्मिंग के साथ कंबाइन किया जा रहा है डेयरी एनिमल्स को। देखिए, फिश फार्मिंग मतलब जहाँ पे पॉन्ड है उसी के पास जो है वहाँ पे डेयरी एनिमल्स को भी रेयर किया जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है फिश फार्मिंग को? बेनिफिट ये होता है कि डेयरी एनिमल्स जो होते हैं, डेयरी एनिमल्स से हमें जो है मेन्योर, जो ऑर्गेनिक मेन्योर होता है वो बेसिकली जो है पॉन्ड के लिए अवेलेबल हो जाता है और वो वहीं सेम एरिया से अवेलेबल हो जाता है। तो इस तरह से जो है बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनिक मेन्योर, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है और पॉन्ड में बहुत ही हैवी अमाउंट में ये अप्लाई किया जाता है। तो ये होता है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विद डेयरिंग, जहाँ पे फिश फार्मिंग के साथ डेयरी एनिमल को एक पर्टिकुलर लैंड में फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रेयर किया जाता है। देखिए, इसमें जो फिश स्पीसीज ली जाती हैं वो इंडियन मेजर कार्प, रोहू, केटला एंड मृगल, इसके साथ अदर कार्प्स जो होती हैं जैसे एक्जॉटिक कार्प्स हो गई, इनको कॉम्बिनेशन बना के जो है पॉन्ड में रेयर किया जाता है। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी स्पीसीज यूज होती हैं। उसके बाद देखिए, इनलैंड फिशरी एंड एक्वाकल्चर जो है अराउंड 60% एंड 68% जो है टोटल फिश प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के। इसका जो प्रोड्यूस है 10 लाख टन्स ऑफ फिश पर एनम 2022 तक जो है ये ऐसा जो है एनालाइज किया गया है कि 2022 तक का जो प्रोडक्शन होगा वो 10 लाख टन जो है फिश का पर एनम वो रिपोर्ट किया जा सकता है। ये एग्रीकल्चर रोड मैप ने प्रिपेयर किया है बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। उसके बाद देखिए, इन स्टेट रैंक्स 4th पोजीशन। देखिए, बिहार की 4th पोजीशन है इंडिया इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन में कंट्री में, तो बिहार 4th नंबर पे है। उसके बाद देखिए, एनुअल डोमेस्टिक डिमांड जो है फिश की, यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, मतलब बिहार की बात हो रही है, 6.42 लाख टन है। ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं स्टेट के दे प्रेफर फ्रेश वाटर फिश, तो यहाँ पे फिश का डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद देखिए, जो कैटल डंग होता है इट कंटेन्स 14% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कैटल डंग जो कि डेयरी एनिमल से जो है ऑब्टेन किया जाता है उसमें 14% ऑर्गेनिक मैटर होता है। और कैटल डंग वैसे भी रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। पॉन्ड में जो है इसका एप्लीकेशन हमने देखा है, पॉन्ड मैनेजमेंट में हमने देखा है कि ऑर्गेनिक मैन्योर का, कैटल डंग का जो एप्लीकेशन होता है हैवी अमाउंट पॉन्ड में अप्लाई किया जाता है। उसके बाद देखिए, कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विद डेयरिंग के लिए है, जिसमें से क्वेश्चन लास्ट ईयर जो है एक पूछा भी गया था आई थिंक। देखिए, ग्रो आउट पीरियड फॉर फिश, यहाँ पे सिर्फ फिश की बात हो रही है। जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो की जाती है फिश फार्मिंग, फिश के साथ जब जो है डेयरी कैटल, ठीक है, या डेयरी एनिमल रेयर किए जाते हैं, तो उसमें जो फिश का ग्रो आउट पीरियड होता है 11 मंथ का होता है। स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ फिश जो है वो थ्रू आउट द ईयर की जाती है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्रॉस ब्रीड, CB का मतलब है क्रॉस ब्रीड काउ 5 जो है क्रॉस ब्रीड काउ को रेयर किया जाता है विद फिश फार्मिंग जो की जाती है, जिसमें इंडियन मेजर कार्प का कॉम्बिनेशन जो है अदर कार्प स्पीसीज के साथ किया जाता है। एवरेज मिल्क ईल्ड पर काउ जो एवरेज जो मिल्क की ईल्ड है वो है 8 लीटर पर काउ। उसके बाद देखिए, स्टॉकिंग साइज ऑफ फिश, जो फिश का साइज होता है स्टॉकिंग का वो होता है 50 to 60 ग्राम। जिस टाइम पे जो है 50 to 60 ग्राम को एक ग्रो आउट पॉन्ड में बेसिकली स्टॉक किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए प्रोडक्शन, फिश का जो प्रोडक्शन होता है 3000 kg जो है फर्स्ट ईयर में होता है और 3500 kg सेकेंड ईयर में होता है। तो ये कुछ जो है पैरामीटर है जिसमें से ये वाला क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछा गया था, जिसमें क्रॉस ब्रीड के बारे में पूछा गया था कि कितनी क्रॉस ब्रीड काऊ को जो है इंटीग्रेटेड फिश एंड डेयरी फार्मिंग के में कितनी क्रॉस ब्रीड काऊ को रेयर किया जाता है, नंबर ऑफ क्रॉस ब्रीड काऊ पूछा गया था। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने की भी पॉसिबिलिटी होती है और कई बार ऐसा होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही नहीं आते हैं एग्जाम में। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं 1 या 2 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए रीपेमेंट पीरियड, जो लोन का रिपेमेंट पीरियड है वो है 6 ईयर्स। 6 ईयर्स यहाँ पे जो है लोन का रिपेमेंट पीरियड दिया गया है। और सब्सिडी की अगर बात करें तो ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो सब्सिडी का जो असिस्टेंस है, जो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉन्ड के लिए 40% है, ठीक है। 40% ऑफ द यूनिट कॉस्ट, मतलब अगर जो है 100 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल किसी का कॉस्ट है तो उसका 40% जो है यूनिट कॉस्ट का वो सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कॉस्ट फॉर जनरल कैटेगरी एंड 60% ऑफ द यूनिट कॉस्ट फॉर द कैटेगरी ऑफ SC ST एंड वुमेन। तो यहाँ पे देखिए 40% सिर्फ जनरल के लिए है और 60% है कैटेगरी के लिए, जिसमें SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो वुमेन के लिए भी 60% है। उसके बाद देखिए अंडर डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नाबार्ड के थ्रू सब्सिडी प्रोवाइड की है वो है 25% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 33.33% फॉर SC ST कैटेगरी, जो कि अवेलेबल फ्रॉम मिल्क कैटल रेयरिंग ऑफ 2 to 10 एनिमल्स। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये अलग है और ये अलग है। ये ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉन्ड की बात की जा रही है। 40 और 60 यहाँ पे पैटर्न ऑफ असिस्टेंट है। यहाँ पे की बात करें अगर डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप जो DED जो स्कीम है, ठीक है, उसके अंदर जो है 25% जो है जनरल के लिए है। ये बेसिकली मिल्क कैटल के लिए है, ठीक है। मिल्क कैटल को रेयर करने के लिए है। अगर 2 से 10 कैटल जो है कोई फार्मर रेयर कर रहा है तो वो इस स्कीम के अंदर जो है लोन ले सकता है, जिसमें उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो असिस्टेंट दिया जाएगा वो 25% दिया जाएगा और अगर SC ST है तो उसे दिया जाएगा 33.33% का, ठीक है। ये मिल्क कैटल के लिए है, रेयरिंग ऑफ मिल्क कैटल जो बेसिकली मिल्क देते हैं, ठीक है, उनके लिए है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सिस्टम है, ये सिस्टम है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विथ पोल्ट्री इन बिहार। यहाँ पे बिहार मेंशन है। इन जनरल भी पैरामीटर्स फॉलो करेंगे, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे फिश के साथ पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री, ब्रॉयलर, लेयर, या जो भी जो है, पोल्ट्री का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ जो बर्ड्स होते हैं, चिकन्स होते हैं, ब्रॉयलर होते हैं, लेयर होते हैं, उनको रेयर किया जाता है पोल्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे जो है बेसिकली बर्ड्स को कंबाइन किया जाता है फिश फार्मिंग के साथ। देखिए पोल्ट्री लिटर जो होता है ये रिच इन न्यूट्रिएंट होता है, नाइट्रोजन जो है इसमें ज़्यादा होता है, इसमें फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम का अमाउंट पे ज़्यादा होता है। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है बेसिकली ये रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। तो पॉन्ड में जो एप्लीकेशन दिया जाता है मेन्योर का, उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है। देखिए यहाँ पे टेक्निकल पैरामीटर्स की अगर बात करें तो ग्रो आउट पीरियड इज मैक्सिमम 8 वीक्स फॉर ब्रॉयलर। ब्रॉयलर का जो ग्रो आउट पीरियड होता है 8 वीक्स का होता है, जिसमें मैक्सिमम 4 बैचेस जो है एक ईयर में ऑब्टेन किए जाते हैं। ये पैरामीटर्स इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के लिए हो रहा है। इसे आप जनरली जो है मिक्स नहीं करेंगे। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा वेरी करे कि एक साल में अगर जो है पोल्ट्री के बैचेस की बात हो तो वहाँ पे ये थोड़ा वेरी कर सकता है। यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हम पढ़ रहे हैं वो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं। तो देखिए ग्रो आउट पीरियड जो है वो इसका 8 वीक्स का होता है। ब्रॉयलर बेसिकली जो है ये मीट पर्पस के लिए रेयर किए जाते हैं। तो ब्रॉयलर 8 वीक्स तक रेयर किया जाता है, जिसमें 4 बैचेस जो हैं इसके 1 ईयर में ऑब्टेन किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो अ डे ओल्ड चिक्स जो होता है शुड बी परचेज फ्रॉम दी गुड हैचरी, जब जो है इसे फिश कल्चर के साथ कंबाइन किया जाता है। उसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम में अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 बर्ड्स जो हैं वो दे आर रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज 1 हेक्टेयर ऑफ द पॉन्ड एरिया।
500 से 600 बर्ड्स जो हैं रिक्वायर्ड होते हैं एक हेक्टेयर पॉन्ड को फर्टिलाइज करने के लिए, क्योंकि जो मेन्योर होता है ये एज एन मेन्योर यूज़ किया जाता है पॉन्ड में। जैसे मैंने आपको बताया कि मेन्योर में कैटल मेन्योर भी हो सकता है, पोल्ट्री मेन्योर भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जो है अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट्स और अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी चूज़ किए जाते हैं। उसके बाद देखिए स्टॉकिंग डेंसिटी जो है वो 5000 फिंगरलिंग्स रखी जाती है, इज रिकमेंडेड, एंड द कल्चर पीरियड फिश वुड बी मैक्सिमम 11 मंथ्स। तो 11 मंथ्स तक जो है फिश को रेयर किया जाता है, और जो हार्वेस्टिंग होती है वो पर्पस पे डिपेंड करती है, बॉडी वेट पे डिपेंड करती है। उसके बाद देखिए जो फिशेस स्टॉक की जाती हैं 50 to 60 ग्राम जो है बॉडी वेट होता है एट द टाइम ऑफ स्टॉकिंग, एंड हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो बॉडी वेट होता है एवरेज वो होता है 600 to 700 ग्राम। जब फिश जो है 600 या 700 ग्राम का बॉडी वेट अटेन कर लेती है तो हार्वेस्टिंग की जा सकती है। रेस्ट द हार्वेस्टिंग इज डिपेंड ऑन पर्पस एंड डिमांड ऑफ द मार्केट। उसके बाद देखिए जो ब्रॉयलर होते हैं बर्ड, ये 6 to 8 वीक्स का जो है इनका रेयरिंग पीरियड होता है, और 4 बैचेस एक ईयर में इनके रेयर किए जाते हैं। तो 4 बैचेस में जो एक बैच होता है उसमें 250 बर्ड्स जो हैं बेसिकली होती हैं। तो एक बैच में बर्ड्स का जो नंबर ऑफ बर्ड्स होते हैं वो होते हैं 250। तो यहाँ पे जो फिर 500 और 600 दिया गया है ये फर्टिलाइज जो है पॉन्ड को फर्टिलाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट दी गई है, और यहाँ पे ये 250 दिया है, ये दिया गया है नंबर ऑफ बर्ड्स पर बैच रेयर्ड इन द इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विद पोल्ट्री, और ये इनका रेयरिंग पीरियड होता है 6 to 8 वीक्स का। उसके बाद देखिए पॉन्ड में जो लिटर्स होते हैं कैन बी अप्लाइड डेली, ठीक है, 30 to 35 kg पर हेक्टेयर जो है ये अप्लाई किए जाते हैं, और इन वीकली बेसिस जो है इनका एप्लीकेशन दिया जाता है। लिटर इज स्टॉप्ड व्हेन एल्गल ब्लूम अपीयर्स ऑन दी पॉन्ड। देखिए लिटर जो होता है ये आउटसोर्स है, मतलब जो पोल्ट्री का जो वेस्ट होता है वो बेसिकली जो है पॉन्ड में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो एल्गल ब्लूम जो होता है इट बेसिकली ये नेचुरल जो प्लांट्स होते हैं उनको कहा, वो जो है एक्वेटिक प्लांट्स में आते हैं एल्गल, तो ये प्लांट में ग्रो करते हैं, और ये जो है बेसिकली उनके लिए उन फिशेस के लिए उन एक्वेटिक एनिमल के लिए फीड होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर प्लैंकटॉन्स, जू प्लैंकटॉन्स और फाइटोप्लैंकटॉन्स के ऊपर जो है फीड करते हैं। तो एल्गल भी जो है फीड होता है एक्वेटिक प्लांट का। तो जब एल्गल ब्लूम जो है बहुत ज़्यादा पॉन्ड में हो जाता है तो जो लिटर होते हैं उनका एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली स्टॉप कर दिया जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एल्गल ब्लूम पॉन्ड में होता है तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने की पॉसिबिलिटी होती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द एक्वेटिक एनिमल और द फिशेज रेयर्ड इन द पॉन्ड। उसके बाद देखिए जो मार्केटिंग है, बेसिकली जो मार्केटिंग की जाती है ब्रॉयलर की वो 4 to 5 वीक्स से जो है स्टार्ट हो जाती है, डिपेंड करता है बॉडी वेट पे और पर्पस पे और मार्केट की डिमांड पे। देखिए जो बर्ड वेट होता है 1.2 to 1.5 kg जो है बेसिकली ब्रॉयलर का जो वेट होता है 4 to 5 वीक्स में वो इतना तक जो है एवरेज हो जाता है। उसके बाद देखिए जो एलिजिबल बोरोवर्स होते हैं, एलिजिबल बोरोवर्स जो कि बेसिकली बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, शुड हैव क्लियर टाइटल ऑफ लैंड और लैंड टेकन और अ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। तो ये बेसिकली इनके लिए जो है एलिजिबल क्राइटेरिया होता है। उसके बाद मार्जिन मनी की बात करें तो जो रेट ऑफ मिनिमम 5% फॉर स्मॉल फार्मर्स एंड 10% फॉर मीडियम फार्मर्स एंड 15% फॉर अदर फार्मर्स। तो ये जो है फार्मर के अकॉर्डिंग होता है, स्मॉल मीडियम फार्मर्स जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो है इनको मार्जिन मनी देना होता है। देखिए सब्सिडी ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 40% जो न्यू डेवलप पॉन्ड होते हैं उसके लिए जनरल को और 60% देती है ये SC ST के लिए और वुमेन के लिए। तो ये जो है हमने जो इंटीग्रेटेड फिश कम डेयरी फार्मिंग पढ़ा था वहाँ पे भी हमने ये डिस्कस किया था। देखिए रीपेमेंट पीरियड जो है वो 8 ईयर्स विद 1 ईयर ऑफ ग्रेस पीरियड। तो ये इसका जो है लोन का रीपेमेंट पीरियड है, ठीक है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है ये है इंटेंसिव फिश कल्चर। इंटेंसिव फिश कल्चर हमने पहले भी डिस्कस करा है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें स्टॉकिंग डेंसिटी को जो है इंक्रीज कर दिया जाता है यूजुअल से। अगर यूजुअली जो है फिशेस की 5000 जो है स्टॉकिंग की जाती है तो यहाँ पे स्टॉकिंग डेंसिटी को जो है इंक्रीज कर देते हैं पर हेक्टेयर बेसिस पे। तो देखिए बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फीडिंग हैबिट जो फिशेस होती हैं कैटला और रोहू, इनको जो है बेसिकली रिकमेंड किया जाता है इंटेंसिव फिश कल्चर के लिए। इनका जो है
इनको रेयर किया जाता है पॉन्ड में साथ में कंबाइन करके। देखिए कैटला जो है, कैटला की फीडिंग हैबिट अलग होती है, रोहू की जो फीडिंग हैबिट है वो अलग है। तो इस तरह से जो है इनको कंबाइन किया जाता है। कैटला जो होती है ये बेसिकली जो है फाइटोप्लैंक्टॉन्स फीडर होती है, मतलब प्लांट्स के ऊपर फीड करती है, और रोहू जो है ये बेसिकली जो है ओमनीवोरस होता है। ठीक है, तो फार्म मैनेजमेंट के लिए जो प्रोडक्शन लेवल होता है इट कैन बी इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड टू अराउंड 5 टन्स पर हेक्टेयर पर क्रॉप एंड 2 क्रॉप्स आर पॉसिबल इन अ ईयर। अगर ऑप्टिमम कंडीशंस है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी हैं, तो 2 क्रॉप्स जो है एक ईयर में पॉसिबली ऑप्टेन की जा सकती हैं। तो बेसिकली इंटेंसिव फिश कल्चर इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द स्टॉकिंग डेंसिटी एंड मल्टीपल स्टॉकिंग भी की जाती है, मल्टीपल हार्वेस्टिंग भी की जाती है इंटेंसिव फिश कल्चर में। इसका मतलब बेसिकली पर हेक्टेयर बेसिस पे यील्ड को इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना होता है। देखिए पोस्ट स्टॉकिंग जो सप्लीमेंट्री फीड यहाँ पे दिया जाता है, इसमें राइस ब्रान, देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, राइस ब्रान का परसेंट पूछा गया था कि फिश फीड में राइस ब्रान का जो परसेंट होता है वो कितना होता है। इंटेंसिव फिश कल्चर के अंदर 80% राइस ब्रान दिया जाता है, ग्राउंड नट ऑयल केक 10% दिया जाता है, कॉटन सीड केक 10% दिया जाता है, और टोटल ये है 100%। जो 80% होता है ये होता है 9600। इसके बाद यहाँ पे जो ग्राउंडनट ऑयल केक है ये है 1200 और कॉटन है 1200। तो टोटल जो है ये 12,000 kg जो है फीड दिया जाता है यहाँ पे, जो सप्लीमेंट्री फीड होता है। तो फिशेस को जो सप्लीमेंट्री फीड देते हैं वो आउटसोर्स से देते हैं, और बेसिकली ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो है सप्लीमेंट्री फीड दिया जाता है। उसके बाद देखिए जो इंटरेस्ट रेट होता है इंटेंसिव फिश कल्चर के लिए जो लोन लिया जाता है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 12% होता है। और कुछ जो नॉर्म्स हैं यहाँ पे, जो प्रोडक्शन के नॉर्म्स हैं, देखिए सर्वाइवल रेट जो होता है 80% यहाँ पे होता है इंटेंसिव फिश कल्चर के अंदर। एवरेज वेट जो होता है हार्वेस्टिंग के टाइम में 1000 ग्राम, मतलब 1 kg जो है अराउंड इसका वेट होता है। और नंबर ऑफ क्रॉप्स पर एनम ये 2 क्रॉप्स जो है अंडर इंटेंसिव फिश कल्चर के 2 क्रॉप ऑब्टेन की जा सकती है इन अ ईयर। देखिए नेक्स्ट जो कल्चर सिस्टम है ये कल्चर ऑफ पेंगुशियस फिश जो होती है, फ्रेश वाटर बेसिकली फिश ये होती है, फ्रेश वाटर में जो है ये इसका जो हैबिटेट होता है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। देखिए पेंगुशियस जो है कॉमनली कॉल्ड एज रिवर और अ सिल्वर स्ट्रिप्ड कैटफिश, सियामिश शार्क, सुची कैटफिश एंड सवाई कैटफिश। तो ये इसके जो है कॉमन नेम है, कॉमनली नोन विद दीज नेम्स। उसके बाद देखिए फिश जो है ये फ्रेश वाटर में और एंडेमिक टू मेकोंग बेसिन, तो ये जो है इसका हैबिटेट है। उसके बाद देखिए ये जो एग्जॉटिक फ्रेश वाटर कैटफिश है पेंगुशियस सुची वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में जो ये है 1995 to 96 में इंट्रोड्यूस की गई, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस की गई फ्रॉम थाईलैंड थ्रू दी बांग्लादेश। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस फिश। उसके बाद देखिए ये जो फिश है रैपिड ग्रोथ रेट इसका होता है, बेसिकली ये 8 से 10 मंथ के अंदर 1 to 1.5 kg का बॉडी वेट जो है वो अटेन कर लेती है। तो ग्रोथ रेट ऑफ दिस फिश इज़ वेरी हाई। तो कल्चर पीरियड में जो ये फिश होती है इसका जो बॉडी वेट होता है बहुत ही जल्दी रैपिडली जो है इसका ग्रोथ होता है। उसके बाद देखिए इसका जो कल्चर सिस्टम होता है, जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है किस तरह से रखी जाती है। देखिए मोनोकल्चर का मतलब है जब सिंगल कल्चर जो है फिश का किया जाता है तो जो इसका सिस्टम है सेमी इंटेंसिव सिस्टम रखा जाता है विद स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ लेस देन 20,000 एडवांस फिंगरलिंग्स। तो 20,000 फिंगरलिंग जो है मोनोकल्चर में, या 20,000 से कम फिंगरलिंग्स जो है विद द बॉडी वेट ऑफ 15 to 20 ग्राम पर हेक्टेयर जो है स्टॉक की जाती हैं, जिसका प्रोडक्शन टारगेट होता है 20 to 25 टन्स पर क्रॉप। और पॉलीकल्चर की अगर बात करें तो पॉलीकल्चर में जो स्टॉकिंग डेंसिटी रखी जाती है पेंगुशियस की वो रखी जाती है 10,000, ठीक है, नॉट मोर देन 10,000, जिसका टारगेट होता है 12 to 14 टन्स पर हेक्टेयर। पॉलीकल्चर का मतलब है कि पेंगुशियस फिश के साथ अदर फिशेस भी कंबाइन की जाती हैं, सुटेबल जो फिश होती हैं, ठीक है, अवेलेबल जो फिश होती हैं एक ही पॉन्ड में मोर देन 2 स्पीसीज या मोर देन 1 स्पीसीज जो है रेयर की जाती है, दैट इज पॉलीकल्चर। तो वहाँ पे जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है वो बेसिकली एक सर्टेन रेशियो में की जाती है। तो वहाँ पे 10,000 से नीचे या 10,000 तक का जो है इसका स्टॉकिंग डेंसिटी पर हेक्टेयर रखा जाता है, जिससे ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर अराउंड 12 to 14 टन्स पर हेक्टेयर तक का जो है प्रोडक्शन ऑब्टेन किया जा सकता है।
उसके बाद देखिए जो पेंगोलिस स्पीसीज है कैन बी स्टॉक्ड एट द रेट ऑफ 12,500 पर हेक्टेयर डिपेंडिंग ऑन द कल्चर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो स्टॉकिंग डेंसिटी जो है वो मैनेजमेंट पे, कल्चर सिस्टम पे और जो कंडीशंस होती हैं उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए स्टॉकिंग शुड बी डन अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून, और जो उसका सर्वाइवल रेट है वो होता है 80 to 90%। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो भी सर्वाइवल रेट 80 to 90% होगा, बट अगर ऑप्टिमम कंडीशंस हैं तो वहाँ पे 80 to 90% जो है सर्वाइवल रेट हो सकता है। देखिए नेक्स्ट इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे फीड मैनेजमेंट। देखिए फीड जो होता है वो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, तो यहाँ पे 2.5 to 3% एवरेज बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीड दिया जा सकता है। अगर FCR फूड कन्वर्जन रेशियो की बात करें तो 2.35:1 जो है इसका फूड कन्वर्जन रेशियो है। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू व्हाट इज फूड कन्वर्जन रेशियो। जब फिश से हमने पढ़ाया था तो फूड कन्वर्जन रेशियो को डिस्कस किया था डिटेल में। उसके बाद देखिए वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वाटर की, उसमें सबसे पहले पीएच 6.5 to 7.5 जो है, डिजॉल्व ऑक्सीजन 0.1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, टेम्परेचर इसके लिए 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, एंड सैलिनिटी शुड बी लेस देन 2 ppt, एंड वाटर डेप्थ 1.5 to 2 मीटर जो है मेंटेन की जाती है थ्रू आउट दी ग्रोथ पीरियड। उसके बाद देखिए पॉन्ड मैनेजमेंट। यहाँ पे पॉन्ड मैनेजमेंट जो ईच पॉन्ड होता है शुड नॉट बी मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया। 1 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है एरिया नहीं होना चाहिए, एंड एवरेज डेप्थ जो होती है इट शुड बी 1.5 to 2 मीटर फॉर बेटर मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये पॉन्ड मैनेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड। उसके बाद देखिए रेयरिंग कल्चर की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए जो रेयरिंग कल्चर है ग्रो आउट कल्चर पीरियड पॉन्ड का, ये होता है 8 to 12 months का होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉकिंग डेंसिटी एंड द टारगेटेड साइज ऑफ द हार्वेस्टिंग जो होती है वो डिपेंड करती है डिमांड पे, डिपेंड करती है पर्पस पे, और जो बॉडी वेट होता है उस पे जो है हार्वेस्टिंग डिपेंड करती है। तो 8 से 12 मंथ का कल्चर पीरियड होता है, और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो साइज के अकॉर्डिंग की जाती है। उसके बाद देखिए केज कल्चर की अगर बात करें तो केज कल्चर का 6 मंथ्स होता है। यहाँ पे केज यूज़ किए जाते हैं कल्चर पीरियड के लिए, जैसे पॉन्ड यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे केज में जो है बेसिकली फिश को रखा जाता है। उसके बाद देखिए जनरली मार्केटेबल साइज जो है 1 to 1.5 kg है। मार्केट में जो सेलिंग की जाती है जो मार्केटेबल साइज होता है वो 1 to 1.5 kg होता है, और इसी में जो है बेसिकली 1000 ग्राम से ऊपर ही हार्वेस्टिंग स्टार्ट की जाती है। उससे नीचे भी की जा सकती है अगर डिमांड है फ़िश की या पर्पस है फ़िश का, तो 800-700 ग्राम में भी जो है यूजुअली जो नॉर्मल फिशेज़ होती हैं वो हार्वेस्ट की जाती हैं। बट यहाँ पे हम पेंगोलिस की बात कर रहे हैं, तो पेंगोलिस 1 to 1.5 kg पे जो है हार्वेस्ट की जाती है। उसके बाद देखिए हार्वेस्टिंग। देखिए हार्वेस्टिंग पार्शियल सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग भी की जाती है और टोटल हार्वेस्टिंग भी की जाती है। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द डिमांड और पर्पस ऑफ द फिश। कई बार मल्टीपल हार्वेस्टिंग की जाती है। देखिए जो पेंगोलिस स्पीसीज है कैन बी हार्वेस्टेड फॉर अबाउट 8 to 10 months ऑफ द कल्चर पीरियड। 8 से 10 महीने के बीच में से हार्वेस्ट किया जा सकता है जब 1 to 1.5 kg जो है ये बॉडी वेट अटेन कर लेती है। जैसे मैंने आपको बताया इसका मार्केटेबल जो साइज़ है वो 1 to 1.5 kg है। ठीक है, और ये प्रॉपर पॉन्ड मैनेजमेंट के अंदर अटेन किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है फेवरेबल कंडीशन के अंदर ही जो बॉडी वेट होता है फ़िश का, वो जो ग्रोथ रेट होता है फ़िश का ये डिपेंड करता है कंडीशंस पे। आपने देखा होगा फ़िश का जो ग्रोथ रेट होता है वो एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली पॉन्ड मैनेजमेंट को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। जहाँ पे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होती हैं इतने स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं, इतनी ज़्यादा जो है सुटेबल नहीं होती है, वहाँ पे फ़िश का ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन होने लगता है। तो it much depends on the management practices and the pond management। उसके बाद देखिए प्रोडक्शन नॉर्म्स हैं कुछ, जो इसका सर्वाइवल रेट है 90% यहाँ पे दिया गया है। एवरेज बॉडी वेट जो है 1000 ग्राम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया गया है 12%। रिपेमेंट पीरियड 10 years है विद 1 year ऑफ ग्रेस पीरियड। तो ये इसके लिए जो है कुछ प्रोडक्शन नॉर्म्स हैं जो कि नाबार्ड के द्वारा दिए गए हैं, वो ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी वैल्यू कोई भी पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली रेयरिंग पीरियड इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पेंगोलिस स्पीसीज है उसका रेयरिंग पीरियड कितना है, जो उसका कल्चर पीरियड है वो कितना होता है, तो 8 to 12 months है। देखिए मोस्ट ऑफ द फिशेस का आप देखेंगे जो है, जैसे हमने प्रीवियस जो इंटेंसिव फिश कल्चर में देखा या इंटीग्रेटेड फिश कम डेयरी में देखा, तो वहाँ पे 11 month था फिश का जो
ग्रो पीरियड था। तो इस तरह से आप अगर सबका एनालाइज करोगे तो सबका एनालाइज करके आपको जो है याद हो जाएगा। अगर आप एक एक का इंडिविजुअल लेके चलोगे तो वहाँ पे जो है प्रॉब्लम होगी। मोस्ट ऑफ द फिशेस का जो ग्रो आउट पीरियड है वो विद इन द ईयर आपको मिलेगा, कहीं पे आपको जो है 9 to 10 मंथ मिलेगा। तो इस तरह से एनालाइज करके आप इन्हें याद रख सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने जितने भी फिश के जो हैं सिस्टम पढ़े हैं या जो इंडिविजुअल फिश पढ़ी हैं उनका ग्रो आउट पीरियड अगर आप जो है इसको कंपेयर करेंगे तो एनालाइज करेंगे तो आपको एवरेज मिलेगा, तो एवरेज इतना ही होता है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। ये याद करने के लिए जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए देखिए नेक्स्ट जो फार्मिंग सिस्टम है ये है ट्रॉट, जिसे रेनबो फिश भी कहते हैं। देखिए ट्रॉट फिश जो है बेसिकली नेटिव है पैसिफिक ड्रेनेज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और ये जो है इसका जो रेंज है फ्रॉम अलास्का टू मैक्सिको, अलास्का टू मैक्सिको जो है ये बेसिकली रेंज है। और इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू वाटर्स ऑन द कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अलावा जो है ये बहुत सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। एज पर द FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एस्टिमेट जो वर्ल्ड ट्रॉट प्रोडक्शन है 2013 का यह है 8.14 लाख मिलियन टन। उसके बाद देखिए जो ब्राउन ट्रॉट और रेनबो ट्रॉट है, ठीक है, आर मेन प्रोडक्शन स्पीसीज। देखिए इसको ब्राउन ट्रॉट रेनबो ट्रॉट क्यों कहा जाता है? देखिए जो ट्रॉट फिश होती है ये मल्टीपल पैटर्न के साथ, कलर पैटर्न के साथ मिलती है और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ये कलर पैटर्न चेंज होते जाते हैं। तो इसीलिए इसे रेनबो, ब्राउन ट्रॉट और रेड बैंड भी इसका एक कॉमन नेम है। तो कलर के अकॉर्डिंग जो है इन स्पीसीज के नाम आपको मिलेंगे। तो बेसिकली इसका जो नाम है ये अकॉर्डिंग टू इसके जो अपीयरेंस होता है उस पर रखा गया है। तो ये जो ब्राउन और रेनबो ट्रॉट हैं ये बेसिकली जो है प्रोडक्शन स्पीसीज होती हैं। एंड फिश कैन बी फेड आर्टिफिशियल फीड एंड कैन विदस्टैंड टेम्परेचर अप टू 26.6 डिग्री सेल्सियस फॉर शॉर्ट पीरियड। देखिए उसके बाद जानते हैं ट्रॉट फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में ट्रॉट फार्मिंग किस तरह से डेवलप हुई। देखिए ब्रिटिश वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ट्रॉट इन द कंट्री। ब्रिटिश ने जो है ट्रॉट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया और ये यूरोप से जो है इनको इंट्रोड्यूस किया गया ट्रॉट फिश को इंडिया में बाय द ब्रिटिशर्स। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था स्पोर्ट फिश को जो है बेसिकली एनकरेज करना है। स्पोर्ट फिश होता है जो बेसिकली रॉड एंड रील से जो है फिशिंग की जाती है। फन फिशिंग बेसिकली इसे कहा जाता है। आपने देखा होगा फिशिंग करने के लिए एक रॉड यूज़ की जाती है। तो उसी एक फन फैक्टर को, उसी बेसिकली जो है स्पोर्ट को डेवलप करने के लिए, एनकरेज करने के लिए ट्रॉट फिशेस को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। और मेनली इंडिया में ब्राउन और जो रेनबो ट्रॉट है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है पाई जाती है। देखिए ट्रॉट जो है इंट्रोड्यूस की गई थी स्पोर्ट फिशरीज को डेवलप करने के लिए, एनकरेज करने के लिए। और 1980 में स्टील हेड स्ट्रेन ऑफ रेनबो ट्रॉट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम इंग्लैंड। 1980 एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ रेनबो ट्रॉट गॉट इम्प्यूटस विद 1988। तो जो कमर्शलाइजेशन हुआ वो 1988 से जो है स्टार्ट हुआ। और फर्स्ट एंट्री ऑफ ट्रॉट फिश इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बिन रिपोर्टेड टू बी कांगड़ा एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन 1905 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्रॉट फिशेस का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। टॉप लिस्ट में है हिमाचल प्रदेश, टॉप जो मेजर स्टेट्स हैं जो कि ट्रॉट का जो है फार्मिंग करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 1905 में जो है ट्रॉट इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद देखिए ये जो है सारा ट्रॉट का जो इंट्रोडक्शन है, ट्रॉट का डेवलपमेंट है इंडिया में, उसके बारे में दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट है जा सकता है कि ट्रॉट कब जो है इंडिया में बेसिकली इंट्रोड्यूस की गई, क्योंकि इसमें यहाँ पे जो स्पेसिफिक पॉइंट है कि ये स्पोर्ट फिशरीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्पोर्ट फन फैक्टर है उसको बेसिकली इंकरेज करने के लिए जो है इंडिया में डेवलप की गई थी। तो जो रेनबो ट्रॉट है वो आपकी आई 1918 में जो है ये इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई और कमर्शलाइजेशन इसका 1988 से स्टार्ट हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर प्रमोशन ऑफ ट्रॉट्स। देखिए ये हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है कुछ ट्रॉट फार्म्स डेवलप करे हैं टू बेसिकली कंजर्व एंड टू प्रमोट दी ट्रॉट फिश कल्चर। तो यहाँ पे जो पटलीकुल ट्रॉट फार्म है ये 1909 में जो है बेसिकली सेटअप किया गया और ये है कुल्लू और मनाली के बीच जो एरिया पड़ता है नेशनल हाईवे, वहाँ पे ये डेवलप किया गया है। 22 हेक्टेयर लैंड में जो है ये डेवलप किया गया है। उसके बाद देखिए हामनी ट्रॉट फार्म ये 2006 में जो है डेवलप किया गया, ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में है। बरौट
ट्रॉट फार्म ये 1959 में किया गया। ये जो है संगला में लोकेटेड है इन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर बसपा। रिवर बसपा के जो है लेफ्ट बैंक में जो है रिवर बसपा के किनारे बेसिकली जो है ये बैंक ऑफ रिवर बसपा में इसे डेवलप किया गया है। उसके बाद होली ट्रॉट फार्म ये है 2000 में सेटअप किया गया, ये भी एचपी में है। उसके बाद जो है धमवाड़ी ट्रॉट फार्म ये भी 2005 में हिमाचल प्रदेश में जो है ये सेटअप किया गया है। सांगला ट्रॉट फार्म जो है ये भी जो है रिवर बसपा में सेटअप किया गया है 1956 में। तो ये हिमाचल गवर्नमेंट ने जो है ट्रॉट फिश कल्चर को प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए जो है बेसिकली ये फार्म डेवलप किए हैं। उसके बाद देखिए ट्रॉट फार्मिंग इन हिमाचल प्रदेश में किस तरह से ट्रॉट फार्मिंग को प्रमोट किया गया है, उसका जो है प्रोडक्शन एनकरेज किया गया है। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है एक मेन प्रोड्यूसर है ट्रॉट फार्मिंग का। एज आई हैव टोल्ड यू कि हिमाचल प्रदेश टॉप स्टेट में है, जो कि बेसिक तो ये प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे बेसिकली जो है मेन ट्रॉट प्रोड्यूसर आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, जिसमें बोथ ब्राउन और रेनबो ट्रॉट दोनों जो हैं ये बेसिकली आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी। एंड दे आर फाउंड इन दी स्नो फेड ब्यास, सतलज एंड रावी जो नदी हैं, ये तीनों ब्यास, सतलज और रिवर, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं रिवर सिस्टम है जहाँ पे ये बेसिकली जो रेनबो और ब्राउन ट्रॉट स्पीसीज है ट्रॉट की ये पाई जाती हैं। और 3000 किलोमीटर का ये नेटवर्क है स्टेट फिशरीज का, जिसमें वाटर रिसोर्सेज जो है 600 किलोमीटर ऑफ कोल्ड वाटर स्ट्रीम्स हैं जहाँ पे ट्रॉट फार्मिंग की जाती है। इसका प्रोडक्शन अगर 2014-15 का नाबार्ड के अकॉर्डिंग है तो ये है 351.27 मिलियन टन। तो ये जो है बेसिकली इसका प्रोडक्शन है। देखिए उसके बाद जो स्कीम्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रॉट फार्मिंग इन ट्राइबल एरियाज़ में जो ट्रॉट फार्मिंग होती है किस तरह से जो है बूस्ट करने के लिए कुछ जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करें। देखिए जो सब्सिडी होती है फार्मर्स को फर्स्ट ईयर के लिए, जो इनपुट्स होते हैं फीड और सीड, उसके लिए दी जाती है 40%। ये देखते हैं कि टोटल कॉस्ट है उसका 40% दिया जाता है फार्मर को, ताकि वो फीड और सीड जो है परचेज कर सके। उसके बाद देखिए स्टॉकिंग डेंसिटी 4500 फ्राई पर रेसवे जो है बेसिकली रखे जाते हैं, जिसमें 10% का मोर्टेलिटी रेट होता है। मोर्टेलिटी रेट मतलब सर्वाइवल जो है उनमें से जो 10% होता है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी वो है 12.50 लाख फ्रॉम दी स्टेट ट्रॉट फार्म्स, ठीक है। और जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है 21.50 लाख जो ओवा होते हैं पर फ्राई हैज़ बिन क्रिएटेड अंडर डिफरेंट स्कीम इन द स्टेट। तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है और ये बेसिकली जो है जो ट्रॉट फार्म होते हैं, ठीक है, उनमें जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद देखिए जो स्ट्रेन होती हैं इसकी रैपिड ग्रोथ के लिए जानी जाती हैं, ये 7 to 10 kg जो है विद इन 3 ईयर्स में 7 to 10 kg का बॉडी वेट जो है ये अटेन कर लेती हैं। और फ्रेश वाटर जो स्ट्रेन होती हैं वो 4.5 kg तक का ही जो है बेसिकली बॉडी वेट अटेन कर पाती हैं, ठीक है, विद द सेम टाइम स्पेन। मतलब 3 साल में जो फ्रेश वाटर जो स्ट्रेन है मतलब स्पीसीज हैं वो 4.5 kg की हो जाती है। उसके बाद देखिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो वेरी करता है 0 to 27 डिग्री सेल्सियस, बट स्पॉनिंग एंड ग्रोथ जो है वो आपकी 9 to 14 डिग्री सेल्सियस के लिए जो है के टाइम पे जो है बेसिकली इतना रेंज जो है स्पॉनिंग एंड ग्रोथ के टाइम पे होता है। और ऑप्टिमम वाटर टेम्परेचर जो रेनबो ट्रॉट के लिए होता है बिलो 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्स आर रिलेटिवली लार्ज, जो एग का डायमीटर होता है 3 to 7 mm होता है। और मोस्ट फिश ओनली स्पॉन वंस इन अ स्प्रिंग, जो कि जनवरी और मई के टाइम पे जो है स्पॉनिंग करती हैं। तो देखिए जनवरी और मई के टाइम पे स्पॉनिंग करेंगी तो ऑब्वियसली जो टेम्परेचर होगा वो लो होता है, तो स्पॉनिंग और जो ग्रोथ टाइम होता है उस टाइम पे 9 to 14 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर वहाँ पे यूजुअली पाया जाता है। और बेसिकली जो ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर होता है 0 to 27 डिग्री के बीच फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ये कुछ जो है पैरामीटर्स और प्रोविज़न हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ट्रॉट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ये प्रोविज़न बनाए गए हैं। उसके बाद देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग। देखिए जो वाटर सप्लाई होती है फार्म में, फॉर एग्जांपल 30,000 फ्राइज हैं तो उनके लिए अराउंड 15 लीटर पर मिनट जो है वाटर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। फिश बिलो 250 ग्राम बॉडी वेट से नीचे अगर फिश है तो वाटर फ्लो 0.5 लीटर पर kg पर मिनट एट 10 to 12 डिग्री सेल्सियस जो है रिक्वायर्ड होता है।
वाटर फ्लो ऑफ अबव मेंशन जो इकोनॉमिकल साइज है, ठीक है, फिश का ये वाला 250 ग्राम टैंक में शुड बी 52 मीटर क्यूब पर आवर फॉर स्टॉकिंग ऑफ फिंगरलिंग ऑफ 5 to 50 ग्राम एट 15 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है बेसिकली पैरामीटर ये एक साइज कंडीशन पे दिए गए हैं कि इकोनॉमिकल साइज के लिए जो टैंक में जो बेसिकली स्टॉकिंग डेंसिटी होती है, जो वाटर फ्लो होता है, वो किस तरह से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे पीएच की बात हो रही है, तो 7 to 8 जो है पीएच विद द रेंज ऑफ 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के लिए जो है 7 से 8 पीएच यहाँ पे होना चाहिए विद दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर। नाउ द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर ट्रॉट फार्मिंग। देखिए इसमें सबसे पहले टेम्परेचर 5 to 18 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये यहाँ पे इक्वल टू है, माइनस नहीं है, तो 5 to 18 डिग्री सेल्सियस जो है बेसिकली एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिसमें टॉलरेटेबल वाटर टेम्परेचर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक जो है ट्रॉट एक लेवल तक का टेम्परेचर टॉलरेट कर लेती है, जिसमें विदाउट एनी मोर्टेलिटी, मतलब यहाँ पे जो सर्वाइवल रेट होता है वो हैम्पर नहीं होता है। मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है, मैक्सिमम ग्रोथ वो 10 to 18 डिग्री सेल्सियस पे होती है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है 5.8 to 9.5 mg पर लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। इफ़ द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज 5 mg पर लीटर, इट इज़ बेटर टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर। तो देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वाटर फ्लो जो है बेसिकली वाटर सप्लाई, फ्रेश वाटर को सप्लाई करने के लिए पॉन्ड में जो है किया जाता है, ताकि पॉन्ड की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बनी रहें। उसके बाद देखिए पीएच की यहाँ पे बात हो रही है। आइडल पीएच 7 to 8 जो है आइडल पीएच है ट्रॉट फार्मिंग के लिए, और अगर जो है टॉलरेटेबल की बात करें तो मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम 4.5 एंड मैक्सिमम 9.2, ठीक है, मतलब मिनिमम 4.5 तक का जो है लेवल ऑफ पीएच टॉलरेट कर सकता है ट्रॉट, एंड 9.2 ऊपर, अब इसके ऊपर नहीं, 9.2 तक का जो पीएच है वहाँ तक जो है कोई भी मोर्टेलिटी रेट नहीं रिपोर्ट किया जाता, बट अबव 9.2 यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, और ट्रॉट का जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद देखिए टर्बिडिटी जो होती है शुड नॉट बी मोर देन 25 सेंटीमीटर। तो सेची डिस्क जो होती है, टर्बिडिटी बेसिकली जो है विजिबिलिटी जो होती है वाटर में 25 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन 25 सेंटीमीटर, इससे ऊपर होगी तो यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी होती है, विजिबिलिटी जो होती है वो अगर अनक्लियर है, अगर वाटर जो है बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो रहा है, उसमें जो विजिबिलिटी है लेवल रिड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पे जो है बेसिकली वाटर सप्लाई किया जाता है, फ्रेश वाटर सप्लाई किया जाता है, ताकि वाटर में पॉन्ड में विजिबिलिटी बनी रहे, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर फिश कल्चर। एनी फिश कल्चर ट्रांसपेरेंसी किसी भी तरह के फिश कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू फिश, ठीक है, नेचर ऑफ द फिश और प्रोडक्शन ऑफ द फिश एंड कल्चर ऑफ द फिश। उसके बाद देखिए स्टॉकिंग डेंसिटी की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए स्टॉकिंग जो डेंसिटी होती है ट्रॉट की, वाटर टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस से जो है अगर ऊपर है तो स्टॉकिंग डेंसिटी शुड बी लेस देन रिकमेंडेड डेंसिटी। अगर जो पॉन्ड का जो टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो स्टॉकिंग डेंसिटी यहाँ पे फ्लक्चुएट की जाती है, रिड्यूस की जाती है। अगर 5000 जो है, मैं यहाँ पे एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, अगर बोला गया है 5000 जो है फिंगरलिंग या जो स्टॉकिंग है 5000 होगी, तो वहाँ पे यूजुअली जो है 5000 की जाएगी, बट अगर जो टेम्परेचर है वो अबव 20 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे जो है उसे रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। हमने वैसे 4500 जो है इसकी स्टॉकिंग पड़ी है, 4500, मैंने सिर्फ 5000 का एक एग्जाम्पल दिया है, उसे वो पॉइंट कहीं भी मेंशन नहीं है। देखिए इसके बाद देखिए जो फिंगरलिंग होते हैं, फ्राई फिंगरलिंग 5 to 50 ग्राम के जो है स्टॉक किए जाते हैं एट द रेट ऑफ 20 kg फिश पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर सरफेस एरिया, जिसमें मोर्टेलिटी रेट होता है 10% और कल्चर पीरियड होता है 1.5 ईयर का। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए ट्रॉट का जो फार्मिंग या कल्चर पीरियड होता है कितना होता है, पूछा जा सकता है। देखिए वाटर फ्लो रेट इन रेशियो 10 to 15 होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ट्रॉट के लिए 13% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक लोन होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि 13% का जो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है उस पर 13% का इंटरेस्ट रेट देता है फार्मर को। उसके बाद देखिए फीड की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए जो फीड होता है, वाटर टेम्परेचर इज अबव 18 डिग्री सेल्सियस तो रिकमेंडेड फीड शुड बी रिड्यूस
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है फिश कल्चर में। तो जस्ट हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड अबव 20 डिग्री सेल्सियस बेटर टू स्टॉप द फीडिंग। तो ये देखिए कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो जो रिकमेंडेड फीड होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, और अगर 20 से ऊपर चले जाता है तो फीड एकदम ही जो फीड होता है उसे स्टॉप कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी दी गई है। तो देखिए फिश मील 50%, सोया फ्लेक्स जो होते हैं 10%, ग्राउंडनट केक 20%, व्हीट फ्लोर 10%, लिंसीड ऑयल 9%। उसके बाद देखिए सुपरविट एम जो है ये है आपका 1% एंड कोलाइन क्लोराइड है 0.1%। तो सपलविट जो एम है 1%, 0.1 जो है केजी ऑफ फीड ये होता है। और देखिए ये बहुत ही जो है कम अमाउंट में दिया जाता है ये तीनों, जो लिंसीड ऑयल और सपलविट एम एंड कोलाइन क्लोराइड है। बाकी देखिए 50% जो है फिश मील। उसके बाद अदर जो है सोया फ्लेक 10, ग्राउंडनट केक 20 एंड व्हीट फ्लोर 10। तो इस तरह से जो है एक फीड यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। ये क्वांटिटी दी गई है केजी ऑफ फीड में, और ये दिया गया है परसेंटेज। तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आपको ये याद रखना है तो देखिए फिश मील का इस तरह से याद रख सकते हैं, 50% है और देखिए 5 kg है, तो 0 को एलिमिनेट कर दीजिए। उसी जैसे यहाँ पे सोया फ्लेक्स 10 है तो यहाँ से 0 एलिमिनेट होगा तो 1 kg। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राउंडनट केक है 20, तो 20 से 0 हटा दीजिए 2 kg। देखिए यहाँ पे है 10%, तो यहाँ पे देखिए 1, 0 हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 0 लगाना है, 9% है तो यहाँ पे 0.9 है, ये 1 है तो 0.1 है, और ये देखो 0.1 है तो यहाँ पे एक 0 और लगेगा, 0.01 जो है यहाँ पे केजी में फीड दिया गया है। तो आपको अलग से केजी में याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के आगे के पॉइंट जो हैं वो केजी में होंगे और ये परसेंटेज में होंगे। तो इस तरह के जो बेसिकली इस तरह के जो टेबल्स होते हैं, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो इनको इस तरह से अगर आप याद करेंगे रिलेट करके तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। देखिए जो फीड होता है ये 4 to 6% फिंगरलिंग के जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है फीड दिया जाता है। फिशेस को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फीड दिया जाता है, बट यहाँ पे देखिए कंडीशन जो है वाटर टेम्परेचर अगर 10 to 12 डिग्री सेल्सियस है तो फीडिंग शेड्यूल जो होता है 6% यहाँ पे जो है रखा जाता है ऑप्टिमम। बट जब जो है जो फीडिंग शेड्यूल होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जो है चेंज किया जाता है, लोअर किया जाता है 4% पे। अगर जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है तो वहाँ पे जो है बेसिकली फीडिंग शेड्यूल को या जो फीडिंग परसेंट होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। इफ क्लाउडी वेदर वहाँ पे है या पॉन्ड में जो वाटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अगर वो भी जो है मैनेज नहीं है या वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, विजिबिलिटी फ्लक्चुएट कर रही है, ट्रांसपेरेंसी फ्लक्चुएट कर रही है, तो भी जो फीड रेट होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगर जो है बियॉन्ड 90 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर जाता है तो जो फीडिंग शेड्यूल होता है, ठीक है, उसे 50% कर दिया जाता है ऑप्टिमम शेड्यूल से। तो ये बेसिकली जो है ये शेड्यूल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और ये वाली जो बात हो रही है ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है कि फिंगरलिंग्स को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 4 to 6% जो है यहाँ पे फीड दिया जाता है। 50% यहाँ पे जो है ये शेड्यूल की बात हो रही है कि जो शेड्यूल बेसिकली बनाया जाता है फीड के लिए उसका 50% जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद देखिए जो ऑप्टिमम ग्रोथ रेट होता है एक महीने में वो 80 ग्राम का होता है। ठीक है, 80 ग्राम जो है बॉडी वेट अटेन करता है एक मंथ के अंदर ट्रॉट फिश जो होती है। उसके बाद देखिए प्रोडक्शन ऑफ टेबल साइज फिश। देखिए टेबल साइज फिश जो ट्रॉट फिश होती है किस तरह से जो है इसका बॉडी वेट इंक्रीज होता है। देखिए जो फिश होती है आफ्टर 250 ग्राम इसके बाद जो इसका ग्रोथ रेट होता है वो बेसिकली जो है बहुत स्लो डाउन हो जाता है, और 250 ग्राम के बाद जो है ये एक मार्केटेबल साइज अटेन कर लेती है। तो 250 ग्राम के ऊपर इसे हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो फूड मार्केट होता है फिश साइज जो होता है बेसिकली ये 9 मंथ्स में एक पैन साइज फिश का जो पैन साइज होता है उसे अटेन कर लेती है, और जो जनरली 280 to 400 ग्राम होता है साइज ये आपका 12 to 18 मंथ में जो है फिश गेन करती है। अगर यहाँ पे मार्केटेबल की बात की जाए तो जो मार्केटेबल साइज होता है वो 250 के ऊपर जो है कंसीडर किया जाता है। 250 के ऊपर जो है ट्रॉट को अकॉर्डिंग टू पर्पस अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड हार्वेस्ट किया जाता है।
देखिए इसका जो सर्वाइवल रेट होता है विद दी 75% ऑफ सर्वाइवल रेट, जो प्रॉपर फार्म और फीड मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोडक्शन होता है एक रेसवे में, रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, 850 kg होता है पूरे रेसवे से। जो क्वेश्चन देखिए, ट्रॉट का जो फार्मिंग या कल्चर पीरियड होता है कितना होता है, पूछा जा सकता है। देखिए वाटर फ्लो रेट इन रेसवे 10 to 15 होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ट्रॉट के लिए 13% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बैंक लोन होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि 13% का जो है बेसिकली इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। बैंक जो लोन प्रोवाइड करता है उस पर 13% का इंटरेस्ट रेट देता है फार्मर को। उसके बाद देखिए फीड की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए जो फीड होता है, वाटर टेम्परेचर इज अबव 18 डिग्री सेल्सियस, तो रिकमेंडेड फीड शुड बी रिड्यूस। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है फिश कल्चर में, तो जस्ट हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट एंड अबव 20 डिग्री सेल्सियस बेटर टू स्टॉप द फीड। तो ये देखिए कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है तो जो रिकमेंडेड फीड होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है, और अगर 20 से ऊपर चले जाता है तो फीड एकदम ही जो फीड होता है उसे स्टॉप कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं और परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट और क्वांटिटी दी गई है। तो देखिए फिश मील 50%, सोया फ्लेक्स जो होते हैं 10%, ग्राउंडनट केक 20%, व्हीट फ्लोर 10%, लिंसीड ऑयल 9%। उसके बाद देखिए सुपरविट एम जो है ये है आपका 1%, एंड कोलाइन क्लोराइड है 0.1%। तो सपलविट जो एम है 1%, 0.1 जो है kg ऑफ फीड ये होता है। और देखिए ये बहुत ही जो है कम अमाउंट में दिया जाता है ये तीनों, जो लिंसीड ऑयल और सपलविट एम एंड कोलाइन क्लोराइड है। बाकी देखिए 50% जो है फिश मील। उसके बाद अदर जो है सोया फ्लेक 10, ग्राउंडनट केक 20 एंड व्हीट फ्लोर 10। तो इस तरह से जो है एक फीड यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। क्वांटिटी, ये क्वांटिटी दी गई है kg ऑफ फीड में, और ये दिया गया है परसेंटेज। तो देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आपको ये याद रखना है तो देखिए फिश मील का इस तरह से याद रख सकते हैं, 50% है और देखिए 5 kg है, तो 0 को एलिमिनेट कर दीजिए। उससे जैसे यहाँ पे सोया फ्लेक्स 10 है तो यहाँ से 0 एलिमिनेट होगा तो 1 kg। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राउंडनट केक है 20, तो 20 से 0 हटा दीजिए 2 kg। देखिए यहाँ पे है 10%, तो यहाँ पे देखिए 1, 0 हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 0 लगाना है, 9% है तो यहाँ पे 0.9 है, ये 1 है तो 0.1 है, और ये देखो 0.1 है तो यहाँ पे एक 0 और लगेगा, 0.01 जो है यहाँ पे kg में फीड दिया गया है। तो आपको अलग से kg में याद करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं के आगे के पॉइंट जो हैं वो kg में होंगे और ये परसेंटेज में होंगे। तो इस तरह के जो बेसिकली इस तरह के जो टेबल्स होते हैं, इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं, वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो इनको इस तरह से अगर आप याद करेंगे रिलेट करके तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल। देखिए जो फीड होता है ये 4 to 6% फिंगरलिंग के जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है फीड दिया जाता है। फिशेस को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग फीड दिया जाता है, बट यहाँ पे देखिए कंडीशन जो है वाटर टेम्परेचर अगर 10 to 12 डिग्री सेल्सियस है तो फीडिंग शेड्यूल जो होता है 6% यहाँ पे जो है रखा जाता है ऑप्टिमम। बट जब जो है जो फीडिंग शेड्यूल होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे जो है चेंज किया जाता है, लोअर किया जाता है 4% पे। अगर जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है तो वहाँ पे जो है बेसिकली फीडिंग शेड्यूल को या जो फीडिंग परसेंट होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। इफ क्लाउडी वेदर वहाँ पे है या पॉन्ड में जो वाटर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अगर वो भी जो है मैनेज नहीं है या वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, विजिबिलिटी फ्लक्चुएट कर रही है, ट्रांसपेरेंसी फ्लक्चुएट कर रही है, तो भी जो फीड रेट होता है उसे रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगर जो है बियॉन्ड 90 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर जाता है तो जो फीडिंग शेड्यूल होता है, ठीक है, उसे 50% कर दिया जाता है ऑप्टिमम शेड्यूल से। तो ये बेसिकली जो है ये शेड्यूल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, और ये वाली जो बात हो रही है ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है कि फिंगरलिंग्स को बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 4 to 6% जो है यहाँ पे फीड दिया जाता है। 50% यहाँ पे जो है ये शेड्यूल की बात हो रही है कि जो शेड्यूल बेसिकली बनाया जाता है फीड के लिए उसका 50% जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद देखिए जो ऑप्टिमम ग्रोथ रेट होता है एक महीने में वो 80 ग्राम का होता है। ठीक है, 80 ग्राम जो है बॉडी वेट अटेन करता है एक मंथ के अंदर ट्रॉट फिश जो होती है।
उसके बाद देखिए प्रोडक्शन ऑफ टेबल साइज फिश। देखिए टेबल साइज फिश जो ट्रॉट फिश होती है, किस तरह से जो है इसका बॉडी वेट इंक्रीज होता है। देखिए जो फिश होती है आफ्टर 250 ग्राम, इसके बाद जो इसका ग्रोथ रेट होता है वो बेसिकली जो है बहुत स्लो डाउन हो जाता है, और 250 ग्राम के बाद जो है ये एक मार्केटेबल साइज अटेन कर लेती है। तो 250 ग्राम के ऊपर इसे हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो फूड मार्केट होता है, फिश साइज जो होता है बेसिकली ये 9 मंथ्स में एक पैन साइज फिश का जो पैन साइज होता है उसे अटेन कर लेती है, और जो जनरली 280 to 400 ग्राम होता है साइज, ये आपका 12 to 18 मंथ में जो है फिश गेन करती है। अगर यहाँ पे मार्केटेबल की बात की जाए तो जो मार्केटेबल साइज होता है वो 250 के ऊपर जो है कंसीडर किया जाता है। 250 के ऊपर जो है ट्रॉट को अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड हार्वेस्ट किया जाता है। देखिए इसका जो सर्वाइवल रेट होता है विद दी 75% ऑफ सर्वाइवल रेट, जो प्रॉपर फार्म और फीड मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोडक्शन होता है एक रेसवे में, रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है, 850 kg होता है पूरे रेसवे से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉन्ड जो एरिया जो कि बेसिकली ट्रॉट फार्मिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उस एरिया से 850 kg का प्रोडक्शन जो है ऑब्टेन किया जाता है। और अगर इंडिविजुअल ट्रॉट फिश के ग्रोथ की बात करें तो 12 मंथ्स में ये 250 ग्राम से 300 ग्राम का बॉडी वेट अटेन करती है अंडर दी गुड कंडीशन, अंडर दी ऑप्टिमम एंड फेवरेबल कंडीशंस। तो ये जो है बेसिकली इसका बॉडी वेट है, किस तरह से जो है ये एक जो ग्रोथ पीरियड होता है वो किस तरह से जो है होता है विद इन दी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर मार्केटेबल साइज आपसे पूछा जाए तो अगर रेंज दी गई है तो 250 to 300 ग्राम जो है ये एक इसका मार्केटेबल साइज होता है। अगर वहाँ पे मंथ्स जो है मेंशन होंगे, अगर फॉर एग्जांपल 12 to 18 मंथ्स है तो वहाँ पे फिर ये वाली कंडीशन जो है लगेगी। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो ये इसका जो है साइज है जो कि डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट स्टेजेस पे जो है धीरे धीरे जो है बढ़ता जाता है। उसके बाद देखिए हाइजीन की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए क्लीनलीनेस किसी भी फिश कल्चर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फिश बहुत ही पेरिशेबल होती है, बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेट होने की जो है पॉसिबिलिटी होती है। तो ट्रॉट शुड बी क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड ईदर विद 10% ऑफ फॉर्मलिन और 4 ppm ऑफ KMNO4 सोल्यूशन पीरियोडिकली, ताकि जो है कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी कंटेमिनेशन है तो वो क्लीन हो जाए और फिश जो है वो एक हेल्दी और कंजप्शन के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट ना हो। तो यहाँ पे 7th मॉड्यूल जो है आपका मिसलेनियस का वो कंप्लीट होता है। इसके जो भी हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है जल्दी हम डिस्कस करेंगे। कीप स्टडिंग गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।